सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 23। और फोकस कर दें हम थोड़ा सा। हाँ, तो लेक्चर नंबर 23 है आज। और आज के इस लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे, जहाँ पे हमने एनवेलपिंग कोन का कंसेप्ट आपको क्लियर कराया था, उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स the three mutually perpendicular tangents three mutually perpendicular tangent lines can be drawn to the sphere x square plus y square plus z square is equals to r square from any point on the sphere 2 times of x square plus y square plus z square is equal to 3 times of r square। तो देखिए देखने को तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के साथ ही साथ आपका एनवेलपिंग कोन का भी कंसेप्ट यूज हुआ है। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन टू द स्फीयर। अब किसी भी स्फीयर पे अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस स्फीयर पे 3 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ऐसा एक कोन कह सकते हो आप कि अगर उन तीनों लाइंस को आप जो है उन लाइंस का लोकस ले लो, ठीक, तो किसी एक पॉइंट से ही क्योंकि ड्रॉ कर रहे हो, हाँ, उस लाइन का अगर लोकस ले लोगे, उस सर्किल पे हमेशा टेंजेंट रहे इस तरह से, तो वो एक कोन जनरेट करेंगी। और वो कोन कैसा होगा? उस कोन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी और वो जो है उस स्फीयर का, ये वाले स्फीयर का एनवेलपिंग कोन भी होगा साथ ही साथ में, ठीक। वो कोन तो मतलब कि इस स्फीयर का एनवेलपिंग कोन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस कोन के पास 3 म्यूचुअली सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर जनरेटर्स भी होंगी, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और कह रहा है कि आप जो वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस स्फीयर पे, ठीक, वो इस स्फीयर पे से ड्रॉ करोगे, इस स्फीयर से ड्रॉ करोगे इस स्फीयर पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर देगी, बट बहुत ही इजी है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्किल है, अरे सॉरी स्फीयर है, सर्किल निकल जाता है कभी कभी। तो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर पे, ठीक, फ्रॉम एनी पॉइंट, हम कोई भी एक पॉइंट लिए, मान लेते हैं ये, और इस पॉइंट से इस दूसरे स्फीयर पे हमने क्या किया, ये दूसरा स्फीयर है, समझ जाइएगा अब आप, ठीक, ये क्या है, स्फीयर है ये दूसरा। इस पॉइंट से इस दूसरे स्फीयर पे हमने क्या किया, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की। अब देखने में नहीं लग रही होंगी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बट आपको इमेजिन करनी, क्योंकि ये स्फीयर और पास होगा तो वो टेंजेंट्स और एंगल बढ़ेगा उन टेंजेंट्स के बीच का, है ना, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और ये उधर से जा रही होगी। तो इस स्फीयर पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की, ठीक।
ये सारी टेंजेंट्स आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान से देखिए, इस स्पीयर से ड्रॉ करी जा रही है और इस स्पीयर पे ड्रॉ करी जा रही है, ठीक। और अगर इन टेंजेंट्स का हम लोकस ले लें तो ध्यान से देखिए ये क्या मिलेगा आपको, ये एक कोन टाइप का फॉर्म हो रहा है आपका, है ना। इन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी फिर उस कोन की, ठीक। तो आपको यही चीज लेके चलनी है। तो यहाँ पे आप जो इसका सोल्यूशन होगा आप लिखोगे, सबसे पहले तो आप गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्पीयर्स आपको गिवन है ना। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्पीयर्स। तो पहला कौन सा है आपकी इक्वेशन है, तो ये वाली लिख लीजिए, क्योंकि इस स्पीयर का ज्यादा यूज नहीं है। इस स्पीयर पे बस कोई एक पॉइंट से हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस स्पीयर पे ड्रॉ करनी है। तो इस स्पीयर की इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, 2x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r², ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम अपने मेन स्पीयर, जिस स्पीयर पे ये टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस स्पीयर की इक्वेशन लिखते हैं। तो वो क्या है, x² प्लस y² प्लस z², r² आप इधर लेते आइए तो माइनस r² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। सो x² प्लस y² प्लस z² माइनस r² इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और ये किसके बराबर है, आपके s के इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका कोन है तो ये कैसा कोन है, ये एक एनवेलपिंग कोन है इस स्पीयर का। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस कोन की हर जनरेटर इस स्पीयर पे एक टेंजेंट की तरह है, ठीक, या इस सरफेस पे एक टेंजेंट की तरह है। तो इस सरफेस का ये कोन क्या है हमारा, जो है ये एक कह सकते हैं कि एनवेलपिंग कोन है, ठीक। तो सरफेस हमारी क्या हो गई, ये हो गई। अब देखिए ओरिजिन जो है हम मान लेते हैं क्या है, O है, और इस O का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट O whose coordinate are अल्फा, बीटा, गामा बी पॉइंट, क्या है, ये एक पॉइंट है ऑन 1, ठीक। ये वाले स्पीयर पे क्या है, एक पॉइंट है। देन ये पॉइंट हमारी इस स्पीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ α² प्लस β² प्लस γ² इज इक्वल टू 3r², है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये अल्फा, बीटा, गामा में हमने एक तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया इस इक्वेशन की मदद से, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम वही एनवेलपिंग कोन वाला प्रोसेस अपनाएंगे। S हमारे पास है, हमको क्या निकालना है, S1 और T। तो हमारे इस कोन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो S1 क्या होगा हमारा, S1 हम कैसे निकालते थे, हम इसका वर्टेक्स जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा है। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम इस सरफेस के कोऑर्डिनेट मतलब x, y, z कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देंगे। तो S1 जो हमारा आएगा, देन इट विल कम्स एज α² प्लस β² माइनस प्लस γ² माइनस r², ठीक। ये हमारा क्या आ गया, S1 आ गया। और अब की बार ये इक्विवेलेंट की बजाय आप इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। S1 आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया इसके। अब हम बात करते हैं T हम कैसे लिखें। तो T आपका किसके इक्वल आ गया, T जो है आपका कैसे होता था, x², y² और z² में से एक x और एक अल्फा यूज कर लेना है, क्योंकि ये इस एनवेलपिंग कोन के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। तो x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा प्लस z इंटू गामा माइनस r² का r² रहेगा। ये हमारा क्या आ गया, T आ गया। अब आप देखिए ध्यान से कि एनवेलपिंग कोन ऑफ सरफेस 2, ये जो हमारी सरफेस 2 है, इसका एनवेलपिंग कोन का जो इक्वेशन होगा वो किस तरह से होगा। सो इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन ऑफ सरफेस 2 इज, सरफेस 2 के जो एनवेलपिंग कोन है उसका सरफेस किस तरह से है अरे उसका इक्वेशन किस तरह से है, t² इज इक्वल्स टू s इंटू s1, यही हमने लिखाया था। t² करते हैं तो x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा माइनस r² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू s1 यानी x² प्लस y² प्लस z² माइनस r² इंटू s1 यानी कि अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² माइनस r²।
ठीक, इतना आ गया। ये क्या है, इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं और दिस विल कम्स एज इक्वेशन नंबर 3 तक हो गई थी, 4 है ना। सो इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन ऑफ enveloping cone with enveloping cone of surface second with vertex alpha beta gamma which is denoted as O। ठीक है, अब देखिए कहा क्या गया था कि शो दैट द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन टू द स्फीयर। इस स्फीयर पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की जा सकती है इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट से। तो ओ तो हमने अल्फा बीटा गामा यानी आर्बिट्रेरी लिया है ना, अपने मन से लिया है अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो ओ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात क्या है कि ये जो कोन है हमारा, है ना, एनवेलपिंग कोन, इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए, है ना। इस कोन के पास, कोन नंबर 4 के पास, ये जो 4 है इक्वेशन, इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए, तभी ये जो हम शो करने को कहा है हम करके दिखा पाएंगे, क्योंकि तभी इस पॉइंट से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस सरफेस पे हम ड्रॉ कर पाएंगे। और कोन तो हमारा जो होगा वो सारे ही टेंजेंट्स को कंटेन किया होगा, तो उनमें से कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स भी हमारी इसी में कंटेन होंगी। तो यानी कि कोन के पास भी हमारी क्या होनी चाहिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट lines can be drawn from point alpha beta gamma to the surface to the surface 4, है ना। ये जो हमने 4 सरफेस लिया है, एक मिनट, to the surface 2, 3 mutually perpendicular tangents line can be drawn from the point इतने to the surface 2, sorry, surface 2 if and only if, to the surface 2 if and only if the cone, ये जो 4th cone है, the cone 4 has a set of 3 mutually perpendiculars। जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन है ये ड्रॉ करी जाती है, इसको ड्रॉ करते हैं कहाँ से, पॉइंट अल्फा बीटा गामा से सरफेस 2 पे, और ये तभी हमारी ड्रॉ करी जा सकती हैं जब हमारे इस 4th कोन के पास क्या हो, हमारा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती हो। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी थी, बस हमने उस चीज़ को अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। तो अब देखिए कोई भी कोन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर होती है तो हमने आपको बताया है कि इसकी क्या कंडीशन होती थी। आप पॉज करके खुद से बताइए, बिकॉज आपको इस टाइम याद होनी चाहिए वो सब चीज़ें, है ना। तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। उस कोन की इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, उनके कोफिशिएंट्स का अगर हम सम करते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यही हमारी कंडीशन होती है कि उस कोन के पास हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स है, परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नाउ डायरेक्ट करने से पहले डिफाइन कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, है ना। 0 के इक्वल होनी चाहिए, यही कंडीशन है। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो
इस इक्वेशन नंबर 5 को आप ऐसे करके लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 को। तो ये कैसे होगा, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा का एक कर लीजिए, फिर प्लस जेड गामा माइनस गामा स्क्वायर को एक कर लीजिए, एंड देन इसका आप होल स्क्वायर कीजिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कॉमन लेते जाएंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, तो माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऐसे ही जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर का भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का आपके राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट तो आपको दिख रहा है, ठीक, लेकिन बस यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेना है। फिर आप आराम से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग करके लिख सकते हो, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो देख के इस इक्वेशन से, और जेड स्क्वायर के भी कोफिशिएंट को आप अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हो इस इक्वेशन को देख के इजिली। तो चलिए इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये आपका इसका स्क्वायर आएगा, है ना, तो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड गामा माइनस गामा, गामा ये ना कि आर है वो, लेट मी चेक फर्स्ट, थोड़ा सा गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आर और गामा एक तरह से बन जाता है कभी, एक्चुअल में ये आर है ना, ये आर स्क्वायर है, जी हाँ बिल्कुल ये आर है, और हमने इसको गामा बना दिया है, तो ये आर होगा आपका, ये आर है, ठीक है ना, ये आर है, तो ये आपका कितना आएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इंटू जेड गामा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही पूरा लिख दे रहा हूं वापस से, क्योंकि कोफिशिएंट आप समझ गए, सबका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट इतना ही होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। सो इसको मैं ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहा हूं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट यहीं से। सो ये कितना आ जाएगा अब हमारा, एक्स अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई अल्फा बीटा, फिर प्लस जेड स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 माइनस 2 जेड गामा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अल्फा जेड गामा प्लस एक्स अल्फा जेड गामा माइनस एक्स अल्फा आर स्क्वायर, एक्स अल्फा आर स्क्वायर, फिर प्लस वाई बीटा जेड गामा, अगर दिख नहीं रहा हो तो ये है, ठीक, वाई बीटा जेड गामा माइनस वाई बीटा आर स्क्वायर, ठीक, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसका अगर करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट हमको यही मिलेगा तीनों केस में, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें से अल्फा स्क्वायर हट जाएगा, बस इतना बचेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा अगर हम इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आए। फिर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, बीटा स्क्वायर हट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस टाइम्स ऑफ होगा, है ना, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। फिर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, इसके बाद का स्टेप अलग है आपका। तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, गामा स्क्वायर हट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस, देखिए जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा आपका माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद आपको किसी से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बस आपको उस इक्वेशन में क्या चाहिए था, ये इक्वेशन 4 ही तो थी जिसको हम और सॉल्व करते हुए ला रहे थे, है ना, ये वाली इक्वेशन 4 ही तो थी जिसको हम सॉल्व करते हुए ला रहे थे और हमको ये मिला। अब यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको सामने साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर, क्या होगा ये, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी माइनस गामा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा 0 के बराबर होगा, तभी उसके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगी, है ना। कोफिशिएंट आर, ठीक है ना, सम ऑफ द कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0 लिख लीजिए, विल बी इक्वल टू 0। सो ये किया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका आ गया 3r स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, उधर जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 बाहर ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक। तो और हाँ, और अगर हम इसको एक मतलब 0 रख लिए यहाँ से, तो ये हमारा कितने के इक्वल आ गया, हम जानते हैं, हाँ, ये हमारा इक्वेशन आया कहाँ से, ये हमारा देखिए, ये हमारा एक इक्वेशन या फिर कह सकते हैं आप एक वो आया इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन आई फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये कहां से आई, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ए कोन which is having this set of three mutually perpendicular generators. So this equation comes from the cone 4 as it have 3 set of mutually परपेंडिकुलर जनरेटर्स। यानी कि ये हमारी इक्वेशन कहां से आई है, जब हमने उस कोन की इक्वेशन पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स वाली कंडीशन लगाई, तब हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। और हमारे जो दूसरा स्फीयर है ना, जो स्फीयर पे हमने कोई भी पॉइंट लिया था, हमारा ये वाला स्फीयर, ये वाला जो स्फीयर है, इसकी इक्वेशन हमारी किस तरह से आई थी, इस तरह से थी। और इस पे हमने कोई भी एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा लेके अगर इसकी इक्वेशन पे सेटिस्फाई कराया था, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 3r स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2 यानी कि
3r स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन से अगर हम इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर। और इसको हमने सेटिस्फाई कहाँ से कराया कि हाँ ये 0 के बराबर आएगी। इस इक्वेशन में भी देख के हम सेटिस्फाई करा सकते हैं कि हाँ ये जो है किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, इक्वेशन 3 से भी। ठीक, दिस कैन बी चेक्ड फ्रॉम द इक्वेशन 3 ऑल्सो। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि, या फिर आप इस तरह से इसको लिखे। ठीक, देखिए सिंपल 3 स्क्वायर आप यहाँ पे माइनस कर देते, सिंपल 3 स्क्वायर माइनस इतने, ठीक, इज इक्वल टू 0 रहने देते। आप ऐसे करते कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इतने, ये अब इसको करें तो आपका कितना आया, इतना आया। ठीक, अब अगर 3r स्क्वायर माइनस इतना आया तो आपका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर है, 3r स्क्वायर के। सो वी गेट 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, और ये हमारा कितना आ गया, 0, यानी कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। हेंस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन्स कैन बी drawn from any point on the surface 1 हमने कौन सी ली थी, वो नीचे वाला स्फीयर, ठीक, to the surface 2। सो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। इसीलिए हमने जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स वाला टॉपिक करवा रहे थे तब उस टाइम पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं सॉल्व किया था। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहीं पे हमारे लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।